शादीशुदा नंद बनी प्रेग्नेंट भाभी का सहारा। मम्मी जी ने पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या कहानी बना ली। जब उन्हें पता लगेगा कि ये सब मैंने दिव्या के लिए किया तब शायद उन्हें समझ आ जाए। निशा रोते हुए अपने हाथ पर मरहम लगा रही है। उसके हाथ पर गहरा जख्म है। तभी अचानक कमरे में दिव्या आती है। भाभी मैं आ गई। दिव्या निशा की नंद है, मगर दोनों के बीच सहेलियों सा रिश्ता है। वो अपनी भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने ससुराल से मायके आई है, लेकिन यहाँ आकर तो उसे ही सरप्राइज मिल जाता है। भाभी ये क्या हुआ? ये सब किसने किया आपके साथ? और ये आपके शरीर पर निशान कैसे? ये जले हुए कटे हुए निशान आखिर कैसे बने? आपको क्या हुआ है? आखिर निशा का हाथ किसने जलाया? उसके शरीर पर ये कटने और जलने के निशान कैसे बने? ये जानने के लिए तो आपको स्टोरी एंड तक देखनी होगी। सुनीता, शादी से पहले तो तू बड़ी बातें बना रही थी कि मेरे बेटे का रिश्ता ऊंचे खानदान में लगा है, बड़े अमीर लोग हैं, दहेज का सामान देख कर तो नहीं लग रहा है ऐसा। देखो तो कितना हल्का सामान दिया, छोटा फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये सोफे बिल्कुल सस्ते वाले लग रहे हैं। बहन जी, दहेज के लालच में आकर मैंने बड़े घर में रिश्ता नहीं किया था अपने बेटे का। मुझे तो बेटी पसंद आई थी और मेरी बहू अच्छी है। सामान का क्या है, ये तो हम कभी भी खरीद सकते हैं। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। अब दहेज नहीं मिला तो तुम बातें बनाओगी ही। सरला की बातें सुनकर पास में बैठी पिंकी और पूनम हंसने लगती है। अरे सरला बहन ठीक तो कह रही है सुनीता, दहेज का क्या करेंगे, घर के कोने में पड़ा रहेगा। बहू अच्छी होनी चाहिए जो पूरे घर में चलती फिरती भी सुंदर लगे और आने जाने वालों की इज्जत मान सम्मान करे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दहेज नहीं मिला तो मॉडर्न ख्यालों के बन जाओ, ये बढ़िया है बहन तुम्हारा। सरला किसी की नहीं सुनती और अपनी ही बातें कहती रहती है, जिस पर गुस्सा होकर सुनीता कहती है, टेंशन क्यों लेती हो बहन, तुम्हारा भी एक बेटा है, उसकी शादी में खूब दहेज लेना। हम भी देखेंगे कि तुम्हारी बहू कौन सा डबल डोर फ्रिज, बड़ी वॉशिंग मशीन और महंगे सोफे लेकर आएगी। सुनीता की बात सुनकर सरला चिढ़ जाती है। हाँ देख लेना, बहुत अच्छे घर में शादी करूंगी अपने बेटे की और तुम सबको भी बुलाऊंगी, खुद आकर देख लेना। यह कहकर सरला वहां से चली जाती है। पड़ोसन उसके बारे में बातें बनाती है और अपने घर आ जाती है। इधर सरला बड़बड़ाते हुए घर आती है। सरला को देखकर राजेश बोलता है, अरे क्या हुआ भाग्यवान, गई तो बड़ी खुश होकर थी तुम, ये गुस्से में वापस क्यों आ रही हो? अरे मैंने कह दिया कि सुनीता की बहू दहेज नहीं लाई तो उल्टा मुझे बातें सुना रही है। ये पिंकी पूनम कह रही हैं कि तेरी बहू आएगी तो देख लेंगे क्या दहेज लाएगी। अरे तो बोल देती कि मुझे खानदानी बहू चाहिए मेरे घर के लिए। हाँ मैं क्या चुप रहने वाली थी, 4 बातें सुना कर आई हूँ। राजेश और सरला थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। दूसरी तरफ रोहन, बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। देखो ऑफिस से थके हारे आते हो और घर जाने की बजाय मुझे यहाँ बुला लेते हो तुम। तुम्हें नहीं पता इस जगह में और तुम्हारे यहाँ आने में कितना सुकून है। तुम्हारी एक झलक देखता हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। क्या बात है साहब, दिन पर दिन रोमांटिक होते जा रहे हो। लगता है अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा शादी के बिना। निशा की बात सुनकर रोहन हंसने लगता है। अरे यार क्या करूं, मन तो करता है कि तुम्हें आज ही अपनी दुल्हन बनाकर घर ले जाऊं, लेकिन पता है ना मैं अकेला बेटा हूं अपने माँ बाप का, तो मुझे थोड़ा उनका सुनना भी पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले माँ बाप है, उसके बाद कोई और। निशा एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी जो घर गृहस्थी को अच्छे से चलाना जानती है। वो रोहन को भी हमेशा सही सलाह देती है। इस तरह थोड़ी देर बात करने के बाद रोहन घर आ जाता है और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिव्या अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में होती है। यार ये दिव्या कहाँ गई? अभी तो क्लास से बाहर निकली थी, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। उसके पास मेरी असाइनमेंट फाइल है। दिव्या होगी अपने आशिक के पास, उसके अलावा उसका ठिकाना ही क्या है। ये लड़की भी ना यार, इन दोनों का मुझे समझ नहीं आता। लैला मजनू बने घूमते हैं और शादी का कुछ पता ही नहीं है। इतनी देर में दिव्या भी वहां आ जाती है। यार ये लो तुम्हारी फाइल, वो मुझे पंकज ने बुला लिया था तो मैं उसके पास थी। भाई ऐसे कब तक तुम लोग छुप छुप के मिलते रहोगे? अब तो शादी की बात कर लो घर में। यार तुम्हें पता है ना, मेरे भाई बड़े हैं, पहले उनकी शादी होगी तब जाकर मेरा कुछ होगा। रिया और माही दिव्या की बातों में हाँ में हाँ मिलाती हैं और 3 दोस्त अपने अपने घर आ जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, यार निशा का बर्थडे है, क्या गिफ्ट करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहन काफी देर से दिमाग लगा रहा है वो निशा को जन्मदिन पर ऐसा क्या गिफ्ट करे जिसे देखकर वो खुश हो जाए, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। थोड़ी देर सोचने के बाद, अरे मैं कैसे भूल गया, मेरे पास तो एक बहन भी है। अरे वो मुझे कुछ अच्छा बता सकती है, पर पहले मुझे उसे निशा के बारे में बताना पड़ेगा। चलो इस शुभ काम को आज ही अंजाम दे देते हैं।
रोहन खुद से बातें करता हुआ अपने कमरे से सीधा दिव्या के कमरे में जाता है, जहां पर दिव्या अपना कॉलेज का काम कर रही होती है। रोहन को देखकर, क्या बात है भैया, बड़े कंफ्यूज लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ तो है, लेकिन तू प्रॉमिस कर अभी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएगी। इसका मतलब लड़की का चक्कर है। अरे तुझे कैसे पता चला? जवान लड़का अगर माँ बाप से कुछ छुपाने की बात कहे तो पक्का लड़की का चक्कर होगा। अरे बदमाश, बहुत बड़ी हो गई है ना तू। रोहन और दिव्या हंसने लगते हैं। चलो मुद्दे पर आते हैं, बताओ क्या हेल्प चाहिए आपको मुझसे? यार मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम निशा है और कल उसका जन्मदिन है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या गिफ्ट करूँ। गिफ्ट का आइडिया तो मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे कब मिलवा रहे हो भाभी से? अरे उसके बर्थडे पर ही मिलवा देता हूँ, सरप्राइज भी हो जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। निशा के लिए गिफ्ट लेने के लिए पहले दोनों बहन भाई शॉपिंग करते हैं। दिव्या उसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेस, कंगन और कुछ मेकअप का सामान खरीदती है। भैया फ्लावर बुके भी ले लो, लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। रोहन कार से उतरकर फ्लावर लेकर आता है और दोनों निशा से मिलने पहुंच जाते हैं। रोहन के हाथ में इतने सारे गिफ्ट देखकर निशा खुश हो जाती है। निशा रोहन से मिलने अक्सर अपने घर से थोड़ा दूर एक पार्क में आती है और आज भी वो वहीं पर इंतजार कर रही थी। अरे इतनी सारी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे ये सब मैंने अकेले नहीं, बल्कि एक शख्स और है जिसने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। ये सुनकर निशा हैरान हो जाती है। इतनी देर में दिव्या सामने आती है। नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? भैया भाभी तो बहुत सुंदर है। दिव्या निशा की तारीफ कर देती है, जिसे सुनकर निशा शर्मा जाती है। निशा दिव्या को ऐसे गले लगाती है जैसे कि पता नहीं ये दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे भाभी मैं तो भूल ही गई, आपका तो बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, और ये मेरी तरफ से गिफ्ट। तीनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और थोड़ी देर बाद घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सरला झुककर काम कर रही होती है कि तभी अचानक उसकी कमर में दर्द होने लगता है। भगवान मेरी कमर, क्या करूं मैं इस कमर का? ऊपर से घर का काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और ये कांताबाई तो बस ऊपर ऊपर का काम करती है। अरे भाग्यवान नौकरों के भरोसे घर नहीं छोड़ा जाता, नौकर तो ऐसे ही होते हैं, चलता फिरता काम करके भाग जाते हैं। तभी घर में पड़ोसन पूनम की एंट्री होती है। अरे कब तक खुद काम करती रहोगी? अब तो तुम्हारी भी उम्र हो गई सास बनने की। आखिर कब शादी करोगी रोहन की? हाँ ये कहते तो सही रही है, नौकर लगाकर तो मैं थक गई हूँ। अब बेटे की शादी ही करनी पड़ेगी। अब तो मेरी बहू ही संभालेगी ये घर बार। दोनों पड़ोसन बैठकर आपस में बातें करती हैं। तभी पूनम अपने घर चली जाती है। जी सुनते हो क्या, जरा पंडित जी को तो बुलाओ। आज ही रोहन के लिए लड़की देखना शुरू करेंगे, तब जाकर अच्छा रिश्ता मिलेगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं अभी दीपक पंडित को फोन करके घर बुलाता हूँ। राजेश पंडित जी को फोन करता है। थोड़ी देर में पंडित जी घर पर आ जाते हैं। देखो पंडित जी, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि लड़की हमारी हैसियत के बराबर हो, खानदान हमारे जैसा हो, और अमीर घर की लड़की मेरे घर की बहू बने। सरला साफ तो नहीं कहती, लेकिन इनडायरेक्टली पंडित जी के कानों में ये बात डाल देती है कि उसे लड़की सुंदर, संस्कारी और अमीर चाहिए जो दहेज लेकर आए। अरे बहन जी, हमारा तो काम ही यही है, हैसियत और ऊंचे खानदान को मिलाना। अब जैसे घर का कोई रिश्ता हमें बुलाता है, उसी के बराबर का रिश्ता दिखाते हैं। आप ये देखो, ये 4-5 लड़कियों की फोटो है मेरे पास। इनके बाप बड़े अमीर हैं, ऊंचा कारोबार है, अच्छा मेल मिलेगा दोनों परिवार का। राजेश और सरला दोनों लड़कियां देखने लगते हैं। हाँ लड़कियां तो अच्छी हैं, पर एक बार रोहन आ जाता तो हम कुछ कह पाते। इतनी देर में दिव्या और रोहन घर आ जाते हैं, जो आज बाहर चिल आउट करने के लिए गए थे। आज सच में बड़ा मजा आया। स्विमिंग पूल में जाकर पता नहीं लग रहा था कि बाहर गर्मी भी है। हाँ सही कह रही हो, और जब उसमें से बाहर निकले तो भाई साहब कितनी गर्मी लगी, आग की लपटें सी लग गई। दोनों बहन भाई अपनी बातों में मगन होते हैं। अचानक जैसे ही घर में आते हैं तो रोहन और दिव्या का ध्यान पंडित जी पर पड़ता है। तभी सरला कहती है, अरे कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। आओ बेटा, मैं तुम्हें याद कर रही थी। देखो मैंने पंडित जी को बुलाया, तुम्हारे लिए लड़की पसंद करनी है। देखो तुम्हें कौन सी लड़की अच्छी लग रही है। मम्मी एक साथ शादी लड़की क्या चल रहा है ये? अब मुझसे पूछ तो लेते, और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ये कहकर रोहन कमरे में चला जाता है। पंडित जी बच्चे हैं, शादी के नाम से शर्माते हैं, हम आपको कल कंफर्म करके बता देंगे। राजेश की बात सुनकर पंडित जी भी अपना थैला उठाकर चले जाते हैं। सभी लोग रोहन के कमरे में जाते हैं। तो कब तक शादी से भागता रहेगा?
तू नहीं चाहता क्या मुझे आराम मिले? अरे तेरी माँ बूढ़ी हो रही है, अब उसे भी बहू का सुख चाहिए। उनकी बातें सुनकर दिव्या भी वहां आ जाती है। तभी रोहन कहता है, तो मम्मी मैंने शादी के लिए मना नहीं किया है, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप लड़की मत देखिए, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। अरे अगर ये बात थी तो हमें पहले बता देता। तुझे क्या हमें इतने रूढ़िवादी लगते हैं कि हम तेरी पसंद से शादी नहीं होने देंगे? और नहीं तो क्या, चल अब जल्दी से मेरे होने वाली बहू की फोटो दिखा मुझे। सरला और राजेश ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्हें तो अपने बेटे की पसंद की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था। मम्मी ये निशा की फोटो है। रोहन निशा की फोटो दिखाता है। लड़की तो सुंदर है, चलो इसके माँ बाप से बात करो, कहाँ की रहने वाली है ये? मम्मी एक छोटे से गांव में रहती है और उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, तो शादी बहुत सादगी से होगी और दहेज के लिए मैंने मना कर दिया है। ये सुनते ही सरला का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे मैंने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं तेरी शादी को लेकर कि मैं ऊंचे खानदान में अपने बेटे की शादी करूंगी, मेरी बहू दहेज लेकर आएगी, लेकिन तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी इन औरतों को जिनको मैं कहकर आई थी ये सब? मम्मी जब आपको लड़की पसंद है तो सामान से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़े है, मैं पहले ही सारा सामान लाकर रख दूंगा। आप बता देना कि निशा लेकर आई है। हाँ बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं, वैसे भी आज के जमाने में दहेज कोई नहीं लेता। मम्मी आपको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो चुप हो जा, फालतू का ज्ञान मत दे, तूने ही उल्टी सीधी बातें भरी होंगी इसके दिमाग में। सरला दिव्या को भी चार बातें सुना देती है और साफ साफ ना करके अपने कमरे में जाकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे आजकल के बच्चों को क्या करें, इतने लाड़ प्यार से पाल कर इन्हें बड़ा करो और जब शादी की बात आती है तो माँ बाप से पूछना भी जरूरी नहीं समझते। सरला कुछ नहीं कहती, ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी रोहन दिव्या के पास आता है। दिव्या कुछ करो, तुम्हें पता है ना मैं निशा के बिना नहीं रह सकता। हाँ भैया मुझे पता है, आप टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करती हूँ। दिव्या का निशा के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था, इसलिए वो चाहती थी कि निशा ही उसकी भाभी बने। वो अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें समझाती है। बहुत देर तक समझाने के बाद सरला हाँ तो कह देती है, पर वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। बड़ी सादगी से रोहन और निशा की शादी हो जाती है। आज निशा का गृह प्रवेश है। मम्मी भाभी का गृह प्रवेश तो करा दो। दिव्या सरला को कमरे में बुलाने के लिए जाती है। अरे शादी की थकान में मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, सिर में दर्द हो रहा है, तू ही करा ले। दिव्या समझ जाती है कि मम्मी ने भैया की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन भाभी को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। पर वो कुछ नहीं कहती और बहुत ही प्यार से अपनी भाभी का गृह प्रवेश कराती है। इधर सरला मन में सोचती है, सारी पड़ोसन को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। अब तक तो सब कह रही होंगी कि मैंने इन लोगों को गृह प्रवेश में क्यों नहीं बुलाया। निशा अपने साथ एक भी सामान लेकर नहीं आई थी, इसलिए सरला ने किसी भी पड़ोसन को घर पर नहीं बुलाया, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो जाती। उसने तो पहले ही पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख रखे थे। ऐसे ही सोचते हुए सरला सो जाती है। अगली सुबह होती है, निशा एक हल्की सी साड़ी पहनकर तैयार होती है। तभी सरला उसे देख लेती है। अरे ये क्या पहन रखा है, ऐसी साड़ी तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते। सरला अपने कमरे में जाती है और एक भारी भरकम साड़ी निशा के हाथों में थमा देती है। इसे पहनकर जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तैयार होकर नीचे आते हुए निशा, हे भगवान, एक तो गर्मी, ऊपर से इतनी भारी साड़ी, आज काम कैसे होगा। तभी सरला कहती है, सुनो बहू, हमारे घर में रस्म है, पहली रसोई में 2 तरह का मीठा, 4 तरह की सब्जियां, चावल, रोटी, पूरी सब बनता है, तो तुम्हें सब कुछ अकेले बनाना है। यह सुनकर दिव्या और रोहन तो हैरान हो जाते हैं। मम्मी आज से पहले तो हमने नहीं सुना। वैसे भी हम घर में खाने वाले 5 ही लोग हैं, तो इतना खाना बनवाने का फायदा क्या है। तुम दोनों फालतू बातें मत करो, मैंने जो कहा है बस वही करना है। सरला जानबूझकर अपना गुस्सा निशा पर निकालती है और उसे ऐसे काम देती है। बेचारी निशा इतनी भारी साड़ी में गर्मी में खड़े होकर खाना बनाती है। खाना बनाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मम्मी जी खुश हो जाए, मैं तो उसी में खुश हूँ। काम तो मैं पूरी जिंदगी कर लूंगी। निशा खुद से बातें करती है। थोड़ी देर में सारा खाना बना देती है और सब लोगों को खाना परोसती है। इतनी मेहनत से उसने खाना बनाया है, लेकिन सरला जरा भी खुश नहीं होती और ना ही उसे पहली रसोई का नेक देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। सरला जानबूझकर निशा से ज्यादा काम कराती है ताकि वो परेशान होकर कुछ बोले और वो रोहन को कहे कि देख तेरी पसंद की लड़की हमारी इज्जत नहीं कर रही है, पर निशा ऐसा कुछ नहीं करती। एक दिन, अरे सुनती हो क्या, भाई साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि दिव्या के लिए एक रिश्ता देखा है उन्होंने, बहुत ही अमीर खानदान से है लड़का। क्या कहूं मैं उन्हें, देखो उन्होंने फोटो भी भेजा है। अरे फोटो में कुछ नहीं दिखता, हम जाकर मिलेंगे। पर पहले दिव्या से तो पूछ ले।
इन दोनों बहन भाइयों ने क्या हमारी नाक कटवाने की कसम खाई है? इसके भाई ने कर ली पसंद से शादी, अब इससे क्या पूछ कर करेंगे हम? अब तो वही होगा जो मैं कहूंगी। दिव्या भी पास खड़ी है, सब सुन रही होती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इधर राजेश और सरला लड़के वालों के घर जाते हैं और दिव्या की बात पक्की करके वापस आ जाते हैं। दिव्या का चेहरा आज उदास उदास है। निशा उसे नोटिस करती है और कमरे में जाकर पूछती है, दिव्या क्या हुआ तुम्हें? जिस दिन लड़कियों की बात पक्की होती है उनके पैर जमीन पर नहीं रहते, और एक तुम हो चेहरा लटका कर बैठी हो। निशा दिव्या से प्यार से बात करती है। दिव्या तुरंत निशा के गले लगकर रोने लगती है। अरे पगली, अगर कुछ बात है तो मुझे बता, और तुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं मम्मी पापा को बोलती। दिव्या निशा को पंकज के बारे में सब बता देती है। भाभी बताती तो तब ना, जब पंकज तैयार होता। वो तो यही कहता है कि मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, इसीलिए भाग कर शादी कर लेते। उसने घर पर बात की है, पर उसकी मम्मी कभी घर से निकल जाने की और कभी मर जाने की धमकी दे देती है। अरे नहीं, ऐसा कदम मत उठाना, तुम पंकज से मेरी बात कराओ, मैं समझाती हूँ उसे। दिव्या निशा की पंकज से बात कराती है। निशा पंकज से मिलने के लिए भी जाती है और उसे मिलकर समझाती है। भाभी, मैं दिव्या के बिना नहीं रह सकता, लेकिन घर वालों को भी नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा है कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। घर वालों की नाराजगी अस्थायी है, वो बाद में मान जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं सोचते। घर वालों की भी इज्जत होती है। अगर तुम दोनों की किस्मत में मिलना हुआ तो तुम हर हाल में मिलोगे। इस तरह पंकज को समझने के बाद निशा घर आ जाती है और अब दिव्या भी इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेती है और आज फाइनली दिव्या दुल्हन के जोड़े में सज कर बैठी है। अरे इतनी सुंदर लग रही हो, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी नहीं। निशा भाभी, मैं एक बार पंकज को देखना चाहती हूँ, प्लीज आप उसे यहाँ बुला दो। पंकज की भी यही इच्छा थी, इसीलिए मैंने उसे पहले ही बुला लिया है। पंकज खिड़की से अंदर आता है। थोड़ी देर बाद दिव्या और पंकज आपस में बातें करते हैं। इधर सरला पूरे घर में ढूंढ रही होती है और उसे निशा और दिव्या कहीं नहीं मिलते। जैसे वो कमरे में आती है, निशा को पता लग जाता है। दिव्या, जल्दी वॉशरूम में छुप जाओ। निशा तुरंत दिव्या को वॉशरूम में छुपा देती है और पंकज को खिड़की से जाने के लिए कहती है। जैसे ही सरला दरवाजा खोलते हुए वो खिड़की से उतरते हुए पंकज को देख लेती है। तुझे शर्म नहीं है? मेरी बिटिया की शादी है, घर में इतने मेहमान आए, तू किन किन लोगों से मिलते घूम रही है? आखिर किसे बुला रखा है तूने कमरे में? मम्मी, कोई भी तो नहीं था। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। ये बता, दिव्या कहाँ है? इतनी देर में दिव्या वॉशरूम से बाहर आ जाती है। कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। देखना, इतना अच्छा ससुराल ढूंढा है मैंने तेरे लिए, पलकों पर बिठा कर रखेगा अक्षय तुम्हें। दिव्या के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देती है, लेकिन अपनी माँ के सामने वो कुछ नहीं कहती। इस तरह अक्षय और दिव्या की शादी हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतने लगते हैं। क्या सर, कल से ही ज्वाइन करना है? 2 महीने के लिए? हाँ, कोई बात नहीं, मैं ज्वाइन कर लूंगा। अरे बेटा, किसका फोन था? कहाँ जा रहे हो तुम 2 महीने के लिए? पापा, मुझे डेप्यूटेशन पर जाना है। 2 महीने के लिए इमरजेंसी है दूसरे ऑफिस में, तो शहर से बाहर ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर निशा थोड़ी उदास हो जाती है। जैसे रोहन कमरे में आता है वो उसे गले से लगा लेता है। 2 महीने की तो बात है, फिर रोजाना मैं तुम्हें फोन, वीडियो कॉल सब करता रहूंगा। मैं आपको बहुत याद करूंगी। ऐसे ही ये लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर अगले दिन रोहन अपना सामान लेकर जयपुर के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिन पहले निशा को चक्कर आना और थोड़ा थकान जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए रोहन उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था और आज उसकी रिपोर्ट आती है। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। लेकिन अगले ही पल निशा चुप हो जाती है। अरे अगर मैं रोहन को सामने से बात बताती तो वो कितना खुश होता। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल वीडियो कॉल पर ही बताती हूँ। निशा रोहन को वीडियो कॉल करती है। उसे गए हुए 1 दिन हुआ है। रोहन, तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ। एक पल के लिए रोहन चुप हो जाता है। क्या सच में? तुम सच बोल रही हो? मैं पापा बनने वाला हूँ? अरे यार, तुम्हें सामने से आकर गले लगाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता और अब तुमसे मिलने के लिए मुझे पूरे 2 महीने वेट करना पड़ेगा। ये 2 महीने तो 2 साल के जैसे लगेंगे। चलो बच्चों, इधर मैं आपको याद करूंगी, उधर आप। ऐसे ही 2 महीने कट जाएंगे। दोनों आपस में बातें करते हैं और फोन रख देते हैं। निशा ये बात अपने सास ससुर को भी बताती है, लेकिन ये सुनकर सरला सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले भी रोहन बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया हुआ था, फिर दिव्या की शादी की तैयारियां चल गईं और वो फिर से बाहर चला गया। मैं नहीं मानती कि ये बच्चा रोहन का होगा। सरला अपने मन में वहम पाल लेती है। वैसे भी दिव्या की शादी वाले दिन मैंने एक लड़के को खिड़की से जाते हुए देखा था और फिर 2 दिन बाद पता नहीं मैडम किससे मिलने के लिए बाहर गई थी। पक्का इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। सरला ये सारी बातें राजेश से बताती है।
अरे वो जो भी है हमें झेलना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, रोहन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम कर रखी है। हम इसे घर से नहीं निकाल सकते, वरना हमारे बेटे के हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा। सरला निशा को घर से निकालना चाहती है, लेकिन बस यही वजह कि प्रॉपर्टी रोहन ने पहले से ही उसके नाम कर रखा है, उसे रोक देती है। पर मैं इसे चैन से नहीं जीने दूंगी। निशा अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी सरला उसे आवाज लगाती है। अरे कहाँ मर गई, घर का सारा काम पड़ा है और तुम महारानी की तरह आराम फरमा रही है। निशा घबराकर बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी, सारा काम तो मैंने खत्म कर दिया था और ये फर्श इतना गंदा हो रहा है, इसे क्या तेरी माँ साफ करेगी आकर? चल इसे साफ कर। निशा बैठकर पोछा लगाती है, लेकिन उसे बड़ी तकलीफ होती है। वो जैसे तैसे करके काम खत्म करती है। मम्मी सारा काम हो गया। हाँ ठीक है, चल मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। निशा रसोई में जाती है और सरला के लिए चाय बनाकर लाती है। जैसे वो चाय देने लगती है, सरला जानबूझकर निशा के हाथों पर चाय गिरा देती है। मम्मी मेरा हाथ जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चाय देनी नहीं आती तुझे, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? ये शब्द सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो घर में किसी तरह का कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रहती है। पता नहीं मेरे बेटे के पीछे किस किस के साथ मुंह मारती है, किससे मिलने जाती है। मम्मी अब ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ तो मैंने क्या देखा नहीं, दिव्या की शादी वाले दिन कमरे में कोई लड़का था, मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानती नहीं हूँ या भूल गई। निशा को तुरंत याद आ जाता है कि सरला पंकज के बारे में कह रही है, लेकिन अपनी नंद को बचाने के चक्कर में वो कुछ नहीं कहती और सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन। दिव्या क्या हालचाल, नए ससुराल में तुम खुश तो हो ना? मन तो लग रहा है तुम्हारा? हाँ भाभी लग रहा है, पता ही नहीं लगता पूरा दिन कैसे निकल जाता है। कभी ये काम करो तो कभी वो काम करो। मेरी सास इतनी खराब है ना, 1 मिनट भी बैठने नहीं देती, पूरा दिन काम करना पड़ता है। अच्छा और अक्षय जी, वो कैसे हैं तुम्हारे साथ? अरे वो तो काम के सिलसिले में इतना ज्यादा बाहर रहते हैं कि क्या ही बताऊं। दिव्या की बात सुनकर निशा मन में सोचती है। अरे मैं तो चाहती थी कि मैं इसे बताऊं कि ये बुआ बनने वाली है और ये घर आ जाए, लेकिन इसके पास तो समय ही नहीं है। चलो जब रोहन वापस आएंगे तब मैं दिव्या को घर बुला लूंगी और तभी ये सरप्राइज दूंगी। निशा जानबूझकर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में दिव्या को नहीं बताती और इस तरह फोन पर बात करके फोन रख देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन। चलो भाई सारा काम तो हो गया, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, इसे 30 मिनट पर सेट कर दूंगी और थोड़ी देर आराम कर लूंगी। निशा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगती है, तभी वहां सरला आ जाती है। तूने क्या इस घर में फालतू का पैसा समझ रखा है? हाथ टूट गए क्या तेरे? हाथों से ही कपड़े धो, वॉशिंग मशीन में नहीं। सरला निशा का हाथ मरोड़ देती है। मम्मी क्या कर रही हो आप, मुझे दर्द हो रहा है। ढंग से काम नहीं करेगी तो यही हाल होगा तेरा। चल अब हाथ से कपड़े धो। निशा को हाथ में बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके बाद भी उसे हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं और धूप में जाकर छत पर सुखाने पड़ते हैं। निशा को देखकर पड़ोसन की बहू निकिता कहती है, अरे सुना है निशा तो पेट से, लेकिन देखो तो बेचारी कितना काम करिए, पूरा दिन लगी रहती है, कभी कपड़े धोने में और कभी घर साफ करने में। इसकी सास ने तो नौकर भी हटा दिए हैं। हाँ यार सही कह रही है, मैं भी बेचारी को पूरा दिन काम करते हुए देखती हूँ। रोहन बिजनेस के सिलसिले से बाहर चला गया है और दिव्या की शादी हो गई है। अब सरला को निशा पर अत्याचार करने का मौका मिल गया है, जिसका वो पूरा फायदा उठा रही है और फिर ऊपर से उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरी हुई हैं जो उसे निशा के खिलाफ करती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन। आज तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं खाना कैसे बनाऊं? निशा के पैरों में दर्द है, वो थोड़ी देर सोचती है। एक काम करती हूँ, बिरयानी और रायता बना लेती हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाएंगे, रोटी में तो बहुत टाइम लगता है। निशा सबके लिए बिरयानी बना देती है और अपने सास ससुर को परोस देती है। बिरयानी देखकर सरला भड़क जाती है। अरे तेरे के हाथ टूट गए, बूढ़ी हो गई क्या तू, जो खाना भी नहीं बनाया जाता तुझसे? खाने में बस बिरयानी, हमें क्या पागल समझ रखा है? तेरे घर वालों की तरह गरीब नहीं है हम कि कुछ भी खा लेंगे। सरला बिरयानी की प्लेट उठाकर फेंक देती है। मम्मी ये खाना क्यों फेंका आपने? अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। अरे चल मुझे मत सिखा, पहले मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने का बना और उसके बाद ये सब साफ करना। सरला का अत्याचार इतना ज्यादा हो रहा है कि निशा रोने लगती है। भगवान मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही? अगर मैं मम्मी जी को सच बता दूंगी तो दिव्या की गृहस्थी पर आंच आ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादीशुदा ननद का घर टूटे। बेचारी निशा खुद से बातें करते हुए पहले खाना बनाती है और उसके बाद वो सारा फर्श साफ करती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा थक जाती है। दूसरी तरफ अक्षय, कितने दिन हो गए हमारी शादी को? जब से शादी हुई है तुम एक दिन घर पर नहीं रुके और दादी मुझसे कहती है कि मुझे खुशखबरी कब दे रही हो। बताओ ऐसे खुशखबरी कैसे आएगी?
अरे चलना, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमसे 1000 गुना सुंदर और अमीर। मैं तो उसी से शादी करूंगा। यह सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अक्षय के व्यवहार से उसे लगता था कि कोई है, लेकिन ये उसी से शादी करेगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे भगवान, और कितना सहूं मैं। अपने माँ बाप की वजह से मैंने इससे शादी कर ली थी, लेकिन मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है। दिव्या कमरे में बैठकर रोने लगती है, लेकिन उसकी सास कमला उसे शांति से रोने भी नहीं देती और तुरंत बुला लेती है। अरे कहाँ मर गई, खाना बना दे। भूखे मारने का इरादा है क्या आज हमें? दिव्या अपने आंसू पोंछती और चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतने लगते हैं। इधर एक दिन निशा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी सरला वहां आती है। अरे ये क्या कर रही है? ऐसे बनाते हैं क्या रोटी? सरला जानबूझकर गरम गरम तवे पर निशा का हाथ रख देती है। देखो, हाथ से सेकी जाती है रोटी, चिमटे से नहीं। मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ जल गया। अरे कितने ड्रामे करती है तू। चल चुपचाप खाना बना ले। आज फिर सरला की हरकतों की वजह से निशा का हाथ बहुत ज्यादा जल जाता है और उससे रोटी भी नहीं बनती। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बस बहुत हो गया, आज मैं अपने घर जाऊंगी और सबको सच बता दूंगी। दिव्या सारा सामान पैक करके अपने मायके आ जाती है। जैसे वो अपनी भाभी के पास जाती है और उसे रोता हुआ देखती है तो, भाभी क्या हुआ आपको? ये कैसे लगा? और ये सब क्या है? दिव्या को निशा के शरीर पर जले हुए और चोट लगे हुए निशान दिखाई देते हैं। भाभी एक बार आप बता दो, ये किसने किया है? आई स्वेयर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं कुछ नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो शब्दों के तीर मेरे दिल में लगे हैं वो घाव कभी नहीं भरेंगे। यह कहकर निशा रोने लगती है। दिव्या समझ जाती है कि रोहन तो 2 महीने से घर पर है ही नहीं, तो ये सब उसकी माँ ने किया है। पर मम्मी आपके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मम्मी को लगता है कि मेरा पंकज के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। तुम्हारी शादी से पहले जब मैं उससे 2 बार मिलने के लिए गई थी और शादी वाले दिन मम्मी ने खिड़की से उसे उतरते हुए देख लिया। अरे आप ये सब अकेले सहती रही, कम से कम मुझे बताती तो। कैसे बताती? आप खुद अपने ससुराल में इतनी ज्यादा बिजी थी और मम्मी तो ये भी सोचती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो पंकज का है। क्या आप प्रेग्नेंट हो? आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और मम्मी इतनी बड़ी बात आपसे कैसे कह सकती हैं? दिव्या को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी भाभी का हाथ पकड़कर सीधी सरला के पास जाती है। बेशर्मी की भी हद होती है मम्मी। आप इतना बुरा व्यवहार करोगी भाभी के साथ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे जिसे आप अपनी बहू का आशिक समझ रही हो, उसका नाम गलत तरह से जोड़ रही हो। वो कोई और नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहती थी। यह सुनकर सरला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे क्या नाप शनाप बोले जा रही है तू? होश में भी है? मैं तो होश में हूँ, लेकिन आप सुनो, आपकी पसंद के लड़के से शादी करी मैंने इसलिए कि समाज में आपकी इज्जत ना जाए। आप पहले से ही भैया के फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया? एक ऐसे लड़के से मेरी शादी कर दी जो मेरे साथ बोलता भी नहीं है, किसी और लड़की से शादी करने के ख्वाब देख रहा है। यह सुनकर तो निशा को भी झटका लग जाता है। अरे उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा वो? क्यों नहीं करेगा? आप भी तो भाभी के साथ पता नहीं क्या क्या कर रही हो। और एक बात आप कान खोलकर सुन लो, ये सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम है। अगर इन्होंने एक बार भी भैया को कह दिया ना, तो एक पल नहीं लगेगा भैया को आप दोनों को निकालने के लिए, क्योंकि जो व्यवहार आपने भाभी के साथ किया है, ऐसे तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। दिव्या सरला को सारी बातें कहती है। बहू अगर ऐसा ही था तो तू क्यों दिव्या को हमेशा बचाती रही, इसकी ढाल बनकर खड़ी रही और खुद सब कुछ सहती रही? यही तो गलती है इनकी। इन्होंने अपनी नई नई शादीशुदा ननद को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी का मजाक बना लिया। दिव्या की बात सुनकर सरला को बहुत शर्मिंदगी होती है। इधर रोहन भी वहां आ जाता है। मम्मी मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रख रहा था, मतलब आपने अपनी भोली भाली बहू के साथ ये सब किया? सच में आपको शर्म आनी चाहिए। सरला अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, पर तू तो सीता जैसी पवित्र है। तूने मेरी बेटी को सही रास्ता दिखाया, गलत कदम उठाने से रोका। तेरे एहसान में कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन बस अब बहुत हो गया। दिव्या तुम वहां नहीं जाओगी। सरला का बदला हुआ व्यवहार और उसको पछताते हुए देखकर सबको बहुत खुशी होती है। हाँ बिल्कुल, जिस घर में मेरी बहन की इज्जत नहीं है मैं उसे वहां बिल्कुल नहीं भेजूंगा। दिव्या खुद अक्षय के घर डिवोर्स लेटर भेजती है। इधर निशा पंकज से बात करती है और दिव्या के डिवोर्स के बाद दोनों की शादी हो जाती है। सब अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।